हाँ जी, एज पर इन पैसेज 2 या किसी भी पैसेज में आ सकते हैं, P1 में भी आ सकते हैं, P2 में भी, और पैसेज 3 में भी आ सकते हैं। तो इसमें हमारा टॉपिक है गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड लर्निंग द पैराग्राफ्स आर ऑलरेडी लेबल्ड। जब भी आपके पैराग्राफ लेबल्ड होते हैं, आपने एक बात याद रखनी है कि वो पैराग्राफ को एज ऑप्शन यूज करने वाले होते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, इसलिए वो लेबल करते हैं ABCD, उनका एक स्टैंडर्ड स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 14 से 17, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर। आपके पास 6 पैराग्राफ है, A to F लेबल्ड है। आपने बताना है कि विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सिंपली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। मींस आप इस क्वेश्चन के आगे लिख देंगे A, B, C या D। फर्दर इंस्ट्रक्शंस है कि आपने एक इंस्ट्रक्शन या एक ऑप्शन को रिपीट कर सकते हैं। मींस इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जैसे 14 और मे बी 17, ये दोनों हो सकता है ए में फॉल करते हैं, पॉसिबल है। हो सकता है ये दोनों सी में फॉल करते हैं, हो सकता है डी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से कोई दो स्टेटमेंट्स ऐसी जरूर होंगी जो एक ही पैराग्राफ में होंगी। वो कौन सी है वो हमें नहीं पता, वो तो ऑब्वियसली सर्च करेंगे। ये कब ऐसे होता है? ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ये इंस्ट्रक्शन आएगी। दिस इज अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन इन आइल्स पेपर। जब भी ऑप्शंस रिपीट होनी होती, खास तौर पे मैचिंग पैराग्राफ के क्वेश्चंस में, ये सिर्फ और सिर्फ तब लिखते हैं। अगर ये नहीं लिखा तो कभी भी ऑप्शन रिपीट नहीं होगी, आपने याद रखना, और करनी भी नहीं है। मल्टीपल चॉइस का जो रूल है। और अगर ये लिखा है तो फिर इन चारों क्वेश्चंस में से कोई दो का आंसर सेम होने वाला है। तो गुड, ये अंडरस्टूड सी बात है, ये इसकी टिप है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार ये है क्योंकि ये वाहिद क्वेश्चन आइल्स के जो कि सीक्वेंस में नहीं होते। आपके A to Z जितने क्वेश्चंस हैं वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में। कोई सा भी नाम ले लें, मल्टीपल चॉइस, MCQs, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ईच एंड एवरीथिंग। जो मैचिंग के क्वेश्चन है, जो कि पैराग्राफ को मैच करना है, वो सीक्वेंस में नहीं होते। ये आपने याद रखना है प्लीज। ठीक है, इसलिए हमें नहीं पता कि जो नंबर 14 है ये आखिरी पैराग्राफ में कि पहले में। तो इसको करने का तरीकाकार ये है, आपने सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेना है और उनका मार्क करना है कीवर्ड। ठीक है, और आपने पैसेज में जाके पैराग्राफ ए से पढ़ना शुरू कर देना सीक्वेंस में। जब पैराग्राफ ए पढ़ेंगे, इनमें से किसी क्वेश्चन की भी इंफॉर्मेशन वहां पे मैच होगी, आप उसके आगे आके ए लिख दें। और अगर नहीं मैच हो रही है, कोई बात नहीं, अगले पैराग्राफ पे चले जाए, उससे अगले पे चले जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, ये अभी मैं इसकी सोलो टेक्निक बता रहा हूँ। सोलो का मतलब है जब आप सिर्फ इसी क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो। एग्जाम में जब हमने टाइम मैनेजमेंट करनी होती है, तो हम इसके साथ पैरेलल क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, ताकि पैराग्राफ पढ़ा है तो कोई ना कोई सवाल तो सॉल्व कर लेना, हमारा टाइम तो ना वेस्ट हो। गुड, इसलिए हम क्या करेंगे, हम दोनों क्वेश्चंस को पैरेलल लेके चलेंगे। इसके जो बिल्कुल नीचे क्वेश्चंस हैं वो भी मैचिंग देंगे। इसके अंदर उसने हमें कह दिया कि हमारे पास लिस्ट ऑफ पीपल है और हमने बताना है कि किस पर्सन ने क्या कहा है। ठीक है, लिस्ट ऑफ पीपल में हमारे पास ऑप्शन है A से E, नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इन लोगों का जिक्र डेफिनेटली टेक्स्ट में आने वाला है। ठीक है, आपने जब पैराग्राफ पढ़ना है, जिस पैराग्राफ में फ्रीमैन का जिक्र आ गया, जिस पैराग्राफ में शोर एंड केवेंस्की का जिक्र आ गया, अल्शाउट या सिमोंटन, जिसका भी जिक्र आ गया, आपने उस पैराग्राफ में इन स्टेटमेंट्स को लाजमी आके पढ़ना है। और जिस स्टेटमेंट के साथ भी उस पर्सन का नाम मैच हो जाता है, मीन्स उसने कुछ कहा होगा इसके बारे में या किया होगा, आपने वो इंफॉर्मेशन मैच करते हैं। तो हम कह लेंगे उन 14 से लेके 22 तक सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और जाके रीड करेंगे पैराग्राफ ए। पहले हम देखेंगे हमारा पैराग्राफ मैच हो गया तो उसको लगा देंगे, अगर नहीं हुआ तो इनमें से किसी ना किसी का मैच हो गया। अगर कुछ भी नहीं मैच हो रहा, कोई बात नहीं, वी विल गो टू पैराग्राफ बी एंड सो ऑन। बात समझ आ गई? अभी मैं आपको दूंगा 4 मिनट्स का टाइम। रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि आपने 14 से लेके 22 तक सारे सवाल पढ़ लेने हैं, कीवर्ड मार्क करने हैं, और उसके बाद कम से कम पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ के मुझे बताने के कितने आंसर आपको मिले 14 से 22 में से। ठीक है, 4 मिनट्स काफी है, चले 5 मिनट्स। 5 मिनट्स, स्टेप समझ आ गए? ठीक है, हम 5 मिनट के बाद इस पर बात करते हैं। दो पैराग्राफ पढ़ने, ए और बी, जैसे ही पढ़ लें मुझे बता दें कि कितने आंसर्स आपको मिल गए। जितने मिलेंगे उस पर बात कर लेंगे, जो रह जाएंगे उसको फिर आगे हम लेके चलेंगे। यस, रीड ऑल द क्वेश्चंस, मार्क द कीवर्ड,
एंड देन कम एंड रीड द पैराग्राफ। पैराग्राफ मैच हो गया, पैराग्राफ मैच कर दे, अगर नाम मैच हो गया तो नाम के साथ डाटा को मैच कर दे। Alright जी, if you have read the first paragraph का आई थिंक मिड में जाके एक नाम लिखा हुआ फ्रीमैन। इसका मतलब है कि मे बी मिस्टर फ्रीमैन ने कोई बात किया यहाँ पे, तो शायद वो यहाँ पे हमें मिल जाए। ठीक है, अब आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क के जो आपके पहले चार क्वेश्चंस हैं, 14, 15, 16 एंड 17, किसी का कोई रेफरेंस मिला है इसके अंदर? इन चारों में से कोई है ऐसा क्वेश्चन है जो ए में फॉल करता है? नंबर 14। ओके, कौन से ऐसे वर्ड हैं नंबर 14 में जो कि ए में मैच करें? पहले 14 से बताएं मुझे, क्वेश्चन से। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ डोमेस्टिक बैकग्राउंड ऑन द गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, अब मैं इन क्वेश्चंस के कीवर्ड पे एक खास चीज आपको बताने लगा हूं। जब भी आपने मैचिंग वाले क्वेश्चंस करने होते हैं, इसमें स्टार्टिंग ना एक फिक्स्ड है, रेफरेंस टू, रेफरेंस टू, रेफरेंस टू, एग्जांपल्स ऑफ। ठीक है, रेफरेंस टू का मतलब होता है कि इसका कोई ना कोई रेफरेंस अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, तो इट मीन्स कि वहां पे एक सिंगल या दो लाइंस के अंदर इसका कोई ना कोई उन्होंने आंसर दे देना, पूरा पैराग्राफ नहीं है। अगर आप 17 को कंपेयर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स, ये वाला लाइन किसी उसी पैराग्राफ को मैच होगा जिसके अंदर मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स जरूर दिए हों आगे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। अच्छा जी, हम पहले इसको समझ लेते हैं। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? असर करना। डोमेस्टिक बैकग्राउंड, घरेलू जो बैकग्राउंड है, ठीक है, मीन्स के डोमेस्टिकली अगर बच्चे को कुछ बैकग्राउंड है उसकी घर के मुताबिक जो भी है, उसका असर हो रहा है। और किस बच्चे पे असर हो रहा है? गिफ्टेड चाइल्ड पे। तो मुझे इसका रेफरेंस जरा मैच कराएंगे, कौन से लाइन में जाके मैच हो रहा है? पैराग्राफ में कहाँ पे मैचिंग है इसकी? ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ लाइन बनेगी मेरे ख्याल। हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं फोर्थ से। फॉर एग्जाम्पल, a very close positive relationship was found when children's IQ scores were compared with their home educational provision। ठीक है, घर पे जो उनको एजुकेशन के लिए चीजें प्रोवाइड की जा रही थी। The higher the children's IQ scores, especially over 130, the better the quality of their educational backup, measured in terms of reported verbal interactions with parents, number of books and activities in their home, etc. अब ये जितनी बातें लिखी हैं ये डोमेस्टिक बैकग्राउंड की आ रही हैं, और यहाँ पे उन्होंने रिलेशनशिप क्रिएट किया है। द हायर द चिल्ड्रंस IQ स्कोर्स, स्पेशली ओवर दिस द बेटर द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन बैकअप। इसका मतलब है कि ये इन्फ्लुएंस की बात आ रही है, वो एक वर्ड इन्फ्लुएंस का यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है। तो डोमेस्टिक बैकग्राउंड का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसका इन्फ्लुएंस है किसी भी बच्चे के IQ को हाई करने का, एज पर द आर्टिकल। बात मैच होगी। हमने इसमें साबित नहीं कर रही है, ट्रू फॉल्स नहीं है, हमने बस इसमें रेफरेंस होने के लिखा है कि नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ। इसका मतलब है कि हमारी बात जाके एग्जैक्टली मैचिंग पैराग्राफ के साथ ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन में मैच हो गई है, जिसके अंदर ये सारी बात सेंस हो रही है कि असर होता है डोमेस्टिक बैकग्राउंड का गिफ्टेड चिल्ड्रन पे। यस, उसका IQ हाई हो जाता है। गुड। अगर आप पहली 3 लाइनें भी इसके अंदर जोड़ लेना वो ज्यादा अच्छी सेंस क्रिएट कर देगा। हाँ जी, आर वी गुड? इनमें से कोई और स्टेटमेंट है जो ए में फॉल करती है? नहीं, 14, 15, 16 में से? ठीक है, बाकी इनमें से कोई भी नहीं थी। अब आ जाते हैं नीचे, क्योंकि हमने कहा था हमने पैरेलल लेके चलना है। तो हमारे पास जो नाम है फ्रीमन का, उसका रेफरेंस हमें मिल गया था। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है 18 से 22 में से जो कि मैच करती है, जो मिस्टर फ्रीमैन ने कहा है या किया है? 21, 22, नहीं, 19। क्या लिखा है सर जी 19 में? सेल्फ रिलायंस इज अ वैल्यूएबल टूल। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है खुद से, सेल्फ।
that helps gifted students reach their goals. अगर वो अपने आप पे सिर्फ इनसार कर रहे हैं या अपने आप पे डिपेंड कर रहे हैं तो वो उनके गोल्स को मीट करने में हेल्प करता है। फ्रीमैन ने क्या ये कहा है? जहां पर मिस्टर फ्रीमैन का जिक्र है ना, वो 21 को रिलेट कर रहा है। क्लोज रिलेटिव्स किसको कहा है उन्होंने पैराग्राफ में? पेरेंट्स को। ठीक है, पेरेंट्स रिश्तेदार ही है ना आपके। कभी सोचा नहीं ना आपने ऐसे, इसलिए आपको लग रहा होगा। पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता ही है ना, तो रिश्तेदार ही हुए ना आपके पेरेंट्स। जैसे आपके भाई बहन आपके रिश्तेदार हैं। हम रिश्तेदार एक्चुअली इमीडिएट फैमिली के बाहर सोचते हैं, तो जो घर में रहते हैं वो भी तो रिश्तेदार हैं। ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, और द वेरी गिफ्टेड चाइल्ड बेनिफिट्स। गिफ्टेड चाइल्ड का रेफरेंस है हमारे पास उसमें, और उसको फायदा हो रहा है, बात लिखी हुई है, फ्रॉम अप्रोप्रिएट सपोर्ट। ये सारी बात जाके पैराग्राफ ए में मैच हो रही है, जहां पे मिस्टर फ्रीमैन का नाम है। अगर आप पैराग्राफ ए में जाके इसको दोबारा मैच करें, तो जहां पर फ्रीमैन लिखा हुआ है, अगर आप इस लाइन को पढ़ें दोबारा से, तो ये अगेन फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट हो रहा है। ये 3 लाइन में इसका रेफरेंस जो भी हमने पढ़ी है, तो जिसमें वो कह रहा है कि घर पे जो प्रोविजन है ना वो सपोर्ट करती है, और बाकी की जो नीचे लाइंस है ना जहाँ पे हमने पढ़ा था एक्सेट्रा तक, वो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है। अगर आप सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं जिसमें आपने नाम मैच करना है, तो इसकी टेक्निक सिंपल सी ये होती है कि आप जाके नाम को ढूंढते हैं कहाँ लिखा हुआ है, उस नाम के इर्द गिर्द ऊपर की लाइनें और उसकी नीचे की लाइनें उनको ध्यान से पढ़ते हैं और आके इंफॉर्मेशन को मैच कर लेते हैं। मगर अगर आप ये क्वेश्चन पैरेलल कर रहे हैं किसी और के साथ मिला के, तो जैसे हम पैरेलल कर रहे हैं अभी, तो हम पैराग्राफ पूरा पढ़ रहे हैं, जिससे मैचिंग पैराग्राफ को भी लेके चल रहे हैं और नाम को भी मैच कर रहे हैं। गुड, इसी पर हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था। हाँ जी, पैराग्राफ बी में कोई मैचिंग है? पैराग्राफ बी में किसी शख्स का नाम नहीं गिवन, इसलिए ये नाम वाला तो मैच नहीं होगा। व्हाट अबाउट 15, 16 एंड 17? ये पैराग्राफ बी में कोई मैच हो रहा है? नो, आई एग्री, पैराग्राफ बी में कोई मैचिंग नहीं। वेरी गुड। नाउ अगेन आई एम गोना गिव यू टाइम, रीड पैराग्राफ सी एंड डी। इसी तरह 15, 16, 17 को मैच करना है, और नीचे से नाम अगर मिलते हैं तो उनको मैच करना है। अगेन मैक्सिमम 5 मिनट्स आपके पास, नो मोर देन दैट। पैराग्राफ सी एंड डी। नाउ यू हैव रेड पैराग्राफ सी, तो 15, 16 और 17 कोई मैच हो रहा है सी में? नो, ओके। जो 18 से लेकर 22 तक है, इनमें से कोई सी में मैच हो रहा है? 18 के 19? ओके, और कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है ए बी सी डी में से? ऑप्शन बी, शोर एंड केमिंस्की। इनका नाम पैराग्राफ सी में बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। सर आप बताएं 19 में क्या मैच हो रहा है, कोई लाइन का रेफरेंस ले दें। ठीक है, चले मैं इसको दोबारा से पढ़ देता हूँ। 18 में लिखा है जी, लेस टाइम कैन बी स्पेंट ऑन एक्सरसाइजेस विद गिफ्टेड पीपल्स हु प्रोड्यूस एक्यूरेट वर्क। ठीक है, अगर एक बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो गलतियां कम करता है, तो फिर उसको ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप पैराग्राफ सी में जाएं, तो अगर मैं इसकी लास्ट लाइन से पढ़ूं यहाँ से, यहाँ पे लिखा है जी, ओवरवेलमिंग रिसर्च ऑन द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ हाईली एबल अचीवर चिल्ड्रन। हाईली एबल का मतलब है गिफ्टेड चिल्ड्रन। शोर एंड Kaminsky 1993 पुट द इंस्ट्रक्टर्स प्रॉब्लम सक्सेंटली। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इफ दे, द गिफ्टेड, यहाँ पे चिल्ड्रन की बात हो रही है, if they merely think more quickly, then we need only teach more quickly. If they merely make fewer errors, then we can shorten the practice. और आगे inverted quote close है। इसका मतलब अगर वो गलतियां कम कर रहे हैं तो उनको कम एक्सरसाइज करवाएं, ताकि अगले मेथड पे जाएं। तो हमारी इंफॉर्मेशन मैच हो रही है 100%। तो पैराग्राफ तो मैच नहीं है इसमें कोई भी, हमारा जो नाम है वो एक मैच हो रहा है। सो वन क्वेश्चन इज डन, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट पैराग्राफ डी? पैराग्राफ डी जो आपने पढ़ा, तो ये मैचिंग पैराग्राफ में कौन कौन सी ऑप्शंस मैच होती हैं, कि कोई भी नहीं? 17 ये डी में है। ओके, कोई और भी मैच होती है कि बस यही? 15
वेरी गुड, ये दोनों डी के अंदर है। अगर आप डी की पहली 3 लाइनें पढ़े, वहां पे लिखा हुआ है रेफरेंस टू किसके लिए, व्हाट कैन बी लॉस्ट इफ लर्नर्स आर गिवन टू मच गाइडेंस। यहाँ पे आपने एक वर्ड स्पून फीडिंग पढ़ा होगा इस पैराग्राफ में। स्पून फीडिंग एजुकेशनल के दायरे में बड़ा एक कॉमन सा वर्ड है। स्पून फीडिंग का मतलब क्या होता है? जो स्पून फीडिंग का मतलब है कि इतना ज्यादा उनको हेल्प करना कि आप ही सारा काम कर रहे हैं, बच्चा कुछ नहीं कर रहा, उसको स्पून फीडिंग बोलते हैं। मीन्स कि बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, येट इन ऑर्डर टू लर्न बाय देमसेल्व्स द गिफ्टेड do need some support from their teachers. Conversely, teachers who have a tendency to over direct can diminish their gifted pupils' learning autonomy. ठीक है? Although spoon feeding can produce extremely high examination results, these are not always followed by equally impressive life success. यहाँ पे ओवर डायरेक्ट का वर्ड और स्पून फीडिंग का एक ही मतलब है कि अगर गिफ्टेड बच्चों का बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, तो उनकी जो है ना अपनी जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो डिमिनिश हो जाती है। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। तो क्या सीखा फिर हमने यहाँ से? अगर यहाँ से ऑप्शन को मैच करें तो ये लिखा हुआ है कि व्हाट कैन बी लॉस्ट, कम हो गया इफ लर्नर्स आर गिवन टू मच गाइडेंस। टू मच गाइडेंस, ओवर डायरेक्ट, स्पून फीडिंग। तो ये हमारा रेफरेंस मैच हो रहा था कि अगर आप बच्चों को टू मच गाइड करते हो तो कुछ लॉस्ट हो जाता है। अगेन ये ट्रू फॉल्स नहीं है, आपने सिर्फ रेफरेंस मैच करना है। तो लॉस्ट क्या हो गया यहाँ पे? बेसिकली बच्चे की लर्निंग एबिलिटी। ओके जी, जो आपका ये 17 है ये भी डी में है। दरमियान से लेके आप एंड तक पैराग्राफ को पढ़े, लाइन नंबर 8 9 से लेके, तो उसमें क्लासरूम टेक्निक्स का जिक्र है, जिसमें सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन की बात की है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सोशली डिसएडवांटेज्ड, और पैराग्राफ में एक वर्ड उन्होंने यूज किया डिप्राइव्ड। डिप्राइव का मतलब होता है जहां पर सोशली लाइक पुअर लोग रहते हैं। अगर आप इसको यहां से पढ़ना शुरू करें ना, फॉर यंग चाइल्ड, यहां से लेके नीचे तक उस क्वेश्चन का रेफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ यंग चाइल्ड इट मे बी जस्ट सिंपल क्वेश्चन, व्हाट हैव यू लर्न्ड टुडे, which helps them to recognize what they are doing. Given that a fundamental goal of education is to transfer control of learning from teachers to pupils, improving pupils' learning to learn techniques should be a major outcome of school experience. सिंपल मतलब है कि क्लासरूम में टारगेट ही होना चाहिए कि टीचर की नॉलेज ट्रांसफर हो बच्चों के अंदर। आगे क्या लिखे हैं? देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ न्यू मेथड्स which can help such as children initiated learning, ability peer tutoring etc. टू बी एग्जैक्ट आए तो ये 2 लाइंस के अंदर यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक रेफरेंस दिया। क्लासरूम टेक्निक्स, मैंने कहा था कम से कम फिर 2 आनी चाहिए, 2 लिखी हुई है। इनिशिएटेड लर्निंग, एबिलिटी पीयर ट्यूटरिंग, 2 का जिक्र है। और ये कहाँ पे करना चाहिए आपको? ब्राइट चिल्ड्रन के साथ जो डिप्राइव्ड एरियाज में, मींस जो पुअर इलाकों में रहते हैं। तो ये वाली सारी बात वहां पे जाके मैच हो रही है। तो आपकी पैराग्राफ डी के अंदर 2 आंसर्स की इंफॉर्मेशन थी। तो बेसिकली अब अगर हम देखें, हमने 4 पैराग्राफ पढ़े, हमने 14 का आंसर ए से निकाला, 15 और 17 का आंसर निकाला डी से, इसमें एक सवाल रह गया। और अगर हम नीचे वाले क्वेश्चंस की बात करें, हमने 4 पैराग्राफ पढ़े हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर निकाल लिया और 21 का। अब हमारे पास आखिरी 2 पैराग्राफ रह गए। इसका मतलब है कि उनमें से एक पैराग्राफ का आंसर 16 में जाएगा क्योंकि एक ही पैराग्राफ बचा है, और बाकी जो हमारे मैचिंग वाले हैं ये बाकी तीनों उनमें से मैच होंगे। सो रीड द नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। अगेन मैक्सिमम 5 मिनट्स आपके पास। हाँ जी, इफ यू गो टू द पैराग्राफ ई, इसके जो फर्स्ट 3 लाइंस हैं ये हमारे एल हर्स्ट वाले ऑप्शन को मैच करें। इसमें लिखा गया है, इसको पढ़ लेते हैं। बट साइंटिफिक प्रोग्रेस इज नॉट ऑल थ्योरेटिकल, knowledge is also vital to outstanding performance. Individuals who know a great deal about a specific domain will achieve at a higher level than those
who do not. एल हर्स्ट 1995। इनका मानना ये है कि सिर्फ साइंटिफिक थ्योरेटिकल प्रोग्रेस अपनी जगह पे है, नॉलेज भी होती है, और जिस शख्स को जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नॉलेज होती है वो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। अगर आप इस बात को कंपेयर करें तो किस ऑप्शन में जाके मैच होता है? 22 के साथ एग्जैक्टली। Really successful students have learned a considerable amount about their subject, more knowledge. तो आपका जो एलहर्स्ट का ऑप्शन है ना, सी, उसके साथ जाके मैच होगा, ये इनका कहना है। गुड। अब आ जाते हैं दोबारा ई पैराग्राफ पे और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो पढ़ते हैं। एक और रिसर्चर है, वो कहते हैं जी, रिसर्च विद क्रिएटिव साइंटिस्ट्स बाय सिमंटन या साइमंटन 1988 brought him to the conclusion, अब ये इनका कंक्लूजन है, that above a certain high level, एक लेवल पर जाके, characteristics such as independence seemed to contribute more to reaching the highest levels of expertise than intellectual skills. एक लेवल आता है, इनका कहने का मतलब यह है कि एक लेवल ऐसा आता है कि आप इतना कुछ सीख चुके होते हैं कि उस वक्त फिर इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात खत्म हो जाती है। वो एक बंदे की एक अपनी पर्सनल होते हैं कि अब मैंने इस सब्जेक्ट के अंदर या इसके अंदर एक अगले लेवल पे चले जाना, इंटेलेक्ट उसका डेवलप हो चुका होता है, इंटेलेक्चुअल होते हैं। दोबारा से लाइन पढ़ता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंडिपेंडेंस seem to contribute more to reaching the highest levels of expertise। मीन्स कि एक ऐसा लेवल आता है कि बंदा कहती है इस फील्ड में मेरे से आगे कोई ना हो, बस मैं ही हूं। ठीक है, फिर वो इस लेवल पे आ जाते हैं, बजाय इसके कि उनका इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप हो। क्यों? ड्यू टू द ग्रेट डिमांड्स ऑफ एफर्ट एंड टाइम नीडेड फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिस। और वो ऐसे लोग होते हैं जो बस अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, उनको देखे बस मैंने इस काम में माहिर होने, एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि इसके लिए एफर्ट और टाइम बहुत ज्यादा चाहिए।